हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कंप्रेशन मेंबर का। कुछ बचा हुआ पार्ट है, लास्ट पार्ट है। तो उससे पहले हमने कंप्रेशन मेंबर की बात कर ली, टेंशन मेंबर की बात कर ली। तो आज कुछ पार्ट कंप्रेशन मेंबर का लास्ट का बचा हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से कम एक दो क्वेश्चन तो आता ही है। तो अभी पहला है बकलिंग क्लास और अल्फ़ा के बारे में, कि कई बार क्वेश्चन में आपको अल्फ़ा की वैल्यू दी होती है, उसको बोलते हैं इम्परफेक्शन फैक्टर, ठीक है। और आपको उससे बकलिंग क्लास की वैल्यू पूछेगा। तो मान लो आपको दे दिया कि अल्फ़ा की वैल्यू 0.21 है, तो उस कंप्रेशन मेंबर की बकलिंग क्लास कौन सी होगी? ए होगी बकलिंग क्लास। या आपको क्वेश्चन बोल दिया कि अगर बकलिंग क्लास सी है या फिर डी है, तो उसके लिए इम्परफेक्शन फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी? 0.49। तो आपको ये चार वैल्यू याद रखनी है। ए के लिए 0.21, बी के लिए 0.34, सी के लिए 0.49 और डी के लिए 0.76। इसका मतलब कि जैसे जैसे बकलिंग क्लास बढ़ रही है वैसे वैसे इसकी वैल्यू भी बढ़ रही है। 0.21 से 0.34, 0.34 से 0.49, ऐसे 0.76, ठीक है। तो ये चार वैल्यू आपको बकलिंग क्लास और इम्परफेक्शन फैक्टर की वैल्यू याद रखनी है। नेक्स्ट आता है कि इफेक्टिव लेंथ ऑफ कंप्रेशन मेंबर, कि अगर आपको कंप्रेशन मेंबर है उसकी इफेक्टिव लेंथ निकालनी है, तो इफेक्टिव लेंथ निकालने के लिए आपको उसकी एंड कंडीशन दी होगी कंप्रेशन मेंबर की, तो उसके हिसाब से उसकी इफेक्टिव लेंथ निकालेंगे। पहला पॉइंट आपकी फिक्स्ड है, कि दोनों एंड आपके फिक्स है, ये और ये दोनों एंड के आपके फिक्स है। तो इस कॉलम की इफेक्टिव लेंथ कितनी होगी? वो होगी 0.65 इंटू एल। एल आपकी टोटल लेंथ हो जाएगी। एल अगर आपके पास 5 मीटर की लेंथ है तो 5 इंटू 0.65, जो ये वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी इफेक्टिव लेंथ। कब? जब आपके दोनों एंड फिक्स है। तो आपको क्वेश्चन में पूछेगा अगर दोनों एंड फिक्स है तो उसमें इफेक्टिव लेंथ कितनी होगी? 0.65, ठीक है। सेकेंड आपका एक एंड फिक्स है और एक एंड पिन या फिर हिंज है, ठीक है। मान लो कि आपका ये एंड फिक्स है और ये एंड है वो आपका पिन है, ठीक है। तो क्या होगा? ये ऐसी होगी लेंथ ये। तो ये जो लेंथ होगी ये आपकी होगी इफेक्टिव लेंथ। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0.8 एल, ठीक है। तो देखो, जब फिक्स एंड था तो दोनों से फिक्स, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, तो सिर्फ इतनी लेंथ थी। और जब एक एंड हिंज हो गया तो ये तो पूरी तक यहाँ तक आ जाएगी, तो इसी थोड़ी वैल्यू बढ़ गई, तो 0.65 से कितना हो गया? 0.8 एल हो गया। अब तीसरा है पिन। पिन मतलब दोनों एंड आपके क्या है? पिन है, ठीक है। ये और ये दोनों एंड आपके पिन है, तो दोनों एंड पिन में तो पूरी लेंथ आएगी। इसका मतलब ये 1 एल के बराबर हो जाएगा। और फोर्थ पॉइंट है फिक्स एंड फ्री, कि अगर आपका एक एंड फिक्स है ये वाला और दूसरा एंड फ्री है, तो उसके लिए कितनी वैल्यू होगी? तो उसके लिए आपकी वैल्यू होगी ये इस टाइप से जाएगा, तो वो होगी आपकी डबल 2 इंटू एल। और इस फिक्स एंड की वैल्यू कभी कभी आपको इस टाइप से पूछेगा कि कोई जैसे कि इलेक्ट्रिक पोल होता है वो इसी टाइप से खड़ा होता है कि एक एंड से फिक्स होता है और एक एंड से फ्री होता है। तो इलेक्ट्रिक पोल है तो उसकी इफेक्टिव लेंथ कितनी होगी? इफेक्टिव लेंथ इसकी 2 इंटू एल, ठीक है। अगर आपको ये ना देखे कि एक एंड फिक्स है एक एंड फ्री है, ये ना देखे, ये पूछ ले कि कोई इलेक्ट्रिक पोल खड़ा है तो उसकी इफेक्टिव लेंथ कितनी होगी? तो इलेक्ट्रिक पोल आपके वैसे होता है कि एक एंड फिक्स होता है और दूसरी एंड से फ्री होता है, तो उसकी इफेक्टिव लेंथ होगी 2 इंटू एल। आगे आता है फिक्स एंड मोमेंट रोलर, की एक एंड आपका फिक्स है और दूसरे पे ये होता है मोमेंट रोलर, ठीक है। तो ये मोमेंट रोलर तक इसके हिसाब से इसकी लेंथ कितनी होगी? ये यहाँ से जाएगी, ठीक, ये वाली, इसकी होगी 1.2 इंटू एल। ये तो क्या? एक एंड फिक्स और मोमेंट रोलर। और लास्ट वाला है कि एक एंड पिन है और आपका मोमेंट रोलर है, तो इसके लिए कितनी होगी? ये इस टाइप से जाएगा ये, तो इसकी होगी 2 इंटू एल। तो आपको ये इतने पॉइंट याद रखने कि अगर दोनों एंड फिक्स है तो होगी 0.65 एल, एक एंड फिक्स एक एंड हिंज है तो 0.8 एल, दोनों एंड हिंज है तो 1 एल, एक फिक्स एक फ्री 2 एल, एक फिक्स्ड एक मोमेंट रोलर 1.2, एक पिन एक 2 एल, तो एक मोमेंट रोलर तो 2 एल। इसका मतलब कि जब पिन पिन या फिर हिंज होगी उसके मेंबर की एंड, तो उसकी इफेक्टिव लेंथ जो है आपका कोफिशिएंट है वो भी ज़्यादा आएगी। सबसे कम किस में आएगी? फिक्स। अगर दोनों एंड फिक्स है तो उसमें 0.65 ही आएगा। तो इस करके आपको सारी वैल्यू याद रखनी है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ जाता है। नेक्स्ट है आपका लेसिंग मेंबर के बारे में। इसमें कुछ रह गया था पार्ट, वो आपकी बात करते हैं। इसकी स्लैंडरनेस रेशियो के बारे में बात कर ली थी। अब आपको मान लो कि दे दिया कि डाया ऑफ लेसिंग मेंबर
डाई ऑफ बोल्ट दे दिया, अगर आपको लेसिंग मेंबर लगाना है तो उसके डाई ऑफ बोल्ट दे दिया, तो उसकी मिनिमम विड्थ कितनी होगी लेसिंग मेंबर की। तो अगर आपको जो बोल्ट का डाई ऑफ 16 mm दिया हुआ है तो उसकी मिनिमम विड्थ कितनी होगी 50 mm। अगर 18 mm दिया हुआ है तो 55। अगर 20 mm बोल्ट है तो उसकी मिनिमम विड्थ कितनी रखनी पड़ेगी 60 mm। अगर 22 mm का बोल्ट है तो कितनी रखनी मिनिमम 65। अगर आप ऐसे याद नहीं रख सकते हो तो ये देखो, लगभग जो डाई ऑफ बोल्ट है उसका 3 गुना है मिनिमम विड्थ। जैसे कि 16 इंटू 3 कितना होगा 48, तो लगभग 50 आ गया। और 18 इंटू 3 कितना होता है 54, ये कितना 55 आ गया। 20 इंटू 3 60, 22 इंटू 3 66, ये आ गया 65। तो ऑलमोस्ट 3D के बराबर है लगभग। डी क्या हो गया आपका डाई ऑफ बोल्ट। तो लेसिंग मेंबर की जो मिनिमम विड्थ है वो किस पे डिपेंड करती है डाई ऑफ बोल्ट पे। तो जितना डाई होगा उसका लगभग 3 गुना के बराबर उसकी मिनिमम विड्थ रहती है। और मिनिमम थिकनेस ऑफ लेसिंग मेंबर, उसकी थिकनेस की वैल्यू कितनी होती है। थिकनेस की वैल्यू है कि अगर आपका सिंगल लेसिंग मेंबर है, सिंगल लेसिंग मेंबर जो मैंने पिछली वीडियो डायग्राम दिखा दिया था सिंगल लेसिंग मेंबर, ठीक है। डबल लेसिंग में ऐसे होता है ये अगर डबल लेसिंग, तो अगर आपका सिंगल लेसिंग मेंबर है तब तो उसकी मिनिमम थिकनेस कितनी होगी, तो टी मिनिमम नॉट लेस देन L/40। एल आपकी उसकी लेंथ होगी। तो अगर सिंगल लेसिंग है तो उसके लिए होगी टी L/40 से कम नहीं होना चाहिए। अगर आपका डबल लेसिंग है इस टाइप से है, ठीक है, अगर डबल लेसिंग है तो उसके लिए कितनी होगी L/60। तो कम L/60 से कम नहीं होनी चाहिए उसकी वैल्यू। तो ये आपको विड्थ का और थिकनेस के बारे में बता दिया। तो जो लास्ट पार्ट था इसका ट्रांसफर शियर्स लेसिंग के अंदर। ट्रांसफर शियर्स की वैल्यू कितनी होती है 2.5 इंटू कॉलम लोड। 2.5% में याद रखना, 2.5% इंटू कॉलम लोड। तो ये इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कभी कभी कि ट्रांसफर शियर की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा 2.5, 3.5। तो इसमें वैल्यू कितनी होगी 2.5% ऑफ पी, कॉलम लोड जितना भी है उसका 2.5% होगा, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। तो अब कंप्रेशन मेंबर तो ख़त्म हो गया, अब आगे जो प्लेट गर्डर है उनके बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।